सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप सबको पता है अपन ने रिवीजन बैच है लैब असिस्टेंट का, ये अपन ने स्टार्ट कर रखा है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका प्रजनन तंत्र है। इसको आज अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। आप सबको पता है लैब असिस्टेंट अपना सिलेबस चल रहा है, इसके अंदर आपकी बायोलॉजी चल रही है, जूलॉजी एंड बॉटनी। इसके जो कंप्लीट लेक्चर है एकदम डिटेल के अंदर, वो सारे के सारे लेक्चर आपको जो अपना ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ये अपन ने नया चैनल बनाया है, इस चैनल को भी आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको अब से जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे आने वाले, उन सब की जो क्लासेस है वो यहाँ देखने को मिलेगी। और स्टार्ट अपने जो लैब असिस्टेंट आपका इसका रिवीजन बैच के थ्रू कर रहे हैं, और इसके अंदर अपन क्या चला रहे हैं, वन लाइनर सीरीज चला रहे हैं। मतलब एक ही लाइन के अंदर आपको जगह जगह नहीं घूमना है, जो जो चीज अपन यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि आपने यदि पूरी क्लासेस ले रखी है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन करने के लिए अपन एक बहुत ही अच्छा तरीका लेके आए हैं जिसका अपन ने नाम दिया है वन लाइनर सीरीज। ये सीरीज अपन ने लैब असिस्टेंट की स्टार्ट कर रखी है पूरे यूट्यूब के ऊपर। तो इसके अंदर आपको जितनी भी आपकी जूलॉजी, सबसे पहले जूलॉजी लेके चल रहे हैं, उसके बाद में अपन बॉटनी भी क्या है आपकी स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, जो आपके नोट्स रहेंगे, इसके साथ साथ के अंदर जो आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी वो आपको कैसे मिलेगी। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, एप्लीकेशन का नाम है दादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहां पर इन तीन लाइन पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने यहां पे कुछ फ्री मटेरियल करके ये वाला पेज क्या होता है, ओपन हो जाता है, जहां फ्री मटेरियल आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फ्री मटेरियल पे जैसे ही टैप करते हैं तो ये पेज ओपन होता है, जहां पर तो आपको लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाते हैं। और यहां पर टेस्ट वाला जो ऑप्शन है, इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज खुलता है, जहां से आप टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अपना जो मेन टॉपिक है, उस मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह इस रिवीजन बैच के अंदर भी अपन जो आपके प्लस 100 बोले तो 100 क्वेश्चंस हैं, इनको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो जो मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये फर्स्ट अपना है, फिर जैसे जैसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे तो पहले अपन सबको लेके जाएंगे, फिर एक बार और रिवीजन बैच करेंगे। ऐसे कर करके अपन इतनी बार रिवीजन कर लेंगे, इतनी बार टेस्ट सीरीज अपन लगा लेंगे कि आपका जो एग्जाम है, या बोले तो जो कंप्लीट बायोलॉजी है, ये आपको बहुत ही इजी लगने लग जाएगी। देखिए, स्टार्टिंग से यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा अपन ने लेक्चर्स को डिटेल के अंदर लिया है, नोट्स भी मैंने दे दिए, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगा दी। अब अपन क्या लेके आ रहे हैं, रिवीजन बैच लेके आ रहे हैं। ये रिवीजन बैच जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर कंप्लीट आपका एक चैप्टर हो जाएगा, टोटल आपके 18 है बायोलॉजी के अंदर। तो सोचिए अभी दिन भी कितने पड़े हैं, लगभग आपके पास में 60 दिन है लगभग। यदि अपन लेके चले तो इन 60 दिन के अंदर आप देखिए कम से कम 2 से 3 बार अपन क्या कर लेंगे, हर एक चीज को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, पूछ लिया जाए तो याद रखना वो कौन सा होता है। मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में कौन सा आ जाता है, टेस्टिस आ जाता है, बोले तो वृषण आ जाता है। जबकि यदि फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो फीमेल में क्या आ जाती है, उनकी ओवेरीज आ जाती है, बोले तो क्या आ जाता है, अंडा से आ जाता है। आगे बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपके स्पर्म होते हैं, उन स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर होता है, बोले तो उनका प्रोडक्शन कहां होता है, निर्माण कहां होता है। तो आपको पता होना चाहिए कहां होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उन ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो मेल का जो सेक्स हार्मोन होता है, वो हार्मोन कौन सा होता है, तो याद रखना वो कौन सा होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। जबकि फीमेल्स की बात करें तो फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, ये दोनों क्या होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, हार्मोन होते हैं। ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे पूछ लिया जाए कि जो आपका फर्टिलाइजेशन है, उस फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है। ये देखिए, ये जितने भी अपन टॉपिक यहां पढ़ रहे हैं ना, जो भी चीज, जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं, इन सबको डिटेल के अंदर एकदम एक्सप्लेन कर रखा है, और नोट्स भी मैंने आपको दे रखे हैं। तो दोनों की दोनों चीज आपके सबके लिए अवेलेबल है। तो उन लेक्चर को आप एक बार देख लेते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको सबसे ईजी लगने
लग जाएगा। चलिए, यदि अपन फर्टिलाइजेशन की बात करें तो याद रखना फर्टिलाइजेशन का होता है जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी जो आपका एम्पुला वाला पार्ट होता है उस एम्पुला वाले पार्ट के अंदर होता है। अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपने वीडियो देख रखी है तो फेलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, उन सब के आपको नाम है वो नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो क्वेश्चन नंबर लगाइए कि भाई इस क्वेश्चंस का आंसर आपका ये रहने वाला है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आपको भी याद आ जाएगा कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि भ्रूण में जो रोपण होता है बोले तो इम्प्लांटेशन है, ये इम्प्लांटेशन का साइट कौन सी होती है, स्थान कौन सा होता है, तो भ्रूण का मतलब जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहां होता है, जो फीमेल की यूट्रस होता है बोले तो एंडोमेट्रियम होता है, वहां पर क्या होता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। आगे बात करें तो प्रजनन को नियंत्रण करने वाली जो मुख्य ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि कौन सी होती है, तो याद रखना वो कौन सी है, आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, बोले तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। आगे बात करें तो लैंडिंग कोशिकाओं का काम क्या होता है, जो लैंडिंग सेल्स होती है उनका काम क्या होता है, मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, जो लैंडिंग कोशिकाएं होती है उनका होता है। इसके अलावा ये पूछ लिया जाए कि भाई जो सर्टोली कोशिकाएं होती है उन सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है, तो याद रखना सर्टोली कोशिकाओं को काम होता है कि जो स्पर्म बन रहा है मेल के अंदर उन स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, बोले तो पोषण प्रोवाइड करवाने का काम है वो किसका रहता है, आपके सर्टोली कोशिकाओं का रहता है। चलिए आगे बात करें तो जो फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बोले तो जो मासिक चक्र होता है उसकी अवधि कितनी होती है, बोले तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो याद रखना एवरेज कितना है आपका, लगभग 28 दिन क्या होता है सबके अंदर देखने को मिलता है। जबकि बात करें कि अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है बोले तो रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवेरी, ये क्या कहलाता है, तो अंडाशय से ओवम निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, अंडोत्सर्ग बोला जाता है, तो ओवुलेशन इस प्रोसेस को बोला जाता है। आगे बात करें तो अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है, कि ओवुलेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो हार्मोन कौन सा है, तो याद रखना जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जिसको एलएच हार्मोन भी बोलते हैं। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है, पीयूष ग्रंथि से तो होता है, आप लोग एकदम अच्छे से बता दोगे, लेकिन ये आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि पीयूष ग्रंथि का भी जो एंटीरियर है या जो पोस्टीरियर है, बोले तो अग्र या पश्च, इन दोनों में से कौन से लोब से जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, एलएच हार्मोन होगा, ये आपका सीक्रेट होता है, ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं। आगे बात करें तो जो मेनार्च होता है, मेनार्च का मतलब क्या होता है, तो देखिए मेनार्की या मेनार्च जिसको बोले तो मेनार्की या मेनार्च का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर, वो जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उस स्टार्ट प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेनार्की बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेनार्की। ठीक ऐसे ही आ जाता है मीनोपोज। मीनोपोज का मतलब होता है कि फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस होती है उस वो प्रोसेस यदि रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, वो आपकी क्या कहलाता है, मीनोपोज बोला जाता है। देखिए मीनार्की, मीनार्की का मतलब क्या होता है, किसी चीज का स्टार्ट होना। तो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ये लगभग 13 मतलब जैसे ही प्यूबर्टी एज आ जाती है 13 से 14-15 के बीच में, उस टाइम पे क्या होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट कम हो जाता है जब फीमेल 45 प्लस के समथिंग हो जाती है, तब उनके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप होने की प्रोसेस तो क्या कहलाता है, मीनोपोज। पोज का मतलब क्या होता है, रुकना, और मीनार्की, आर्की का मतलब होता है स्टार्ट होना, मीनार्की का मतलब जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि द पाउच कंटेनिंग टेस्टिक, मतलब वृषण जिस थैली में रहता है उस थैली को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्रोटम बोला जाता है, बोले तो उसको वृषण कोष अपन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो वृषण होते हैं वो बॉडी से आउटसाइड क्यों प्रेजेंट होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो मेल के अंदर, बोले तो जो वृषण होते हैं वो पुरुषों के अंदर उदर गुहा से बाहर क्यों रहते हैं, तो क्यों रहते हैं, क्योंकि जो वृषण होते हैं उनको टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, इसलिए बाहर वो पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर रहती है उसके अंदर टेस्टिस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बोले तो शुक्राणुओं को तापमान कम करने के लिए क्या होते हैं, जो आपके वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर
प्रेजेंट होते हैं। किसमें रहते हैं? जो आपका स्क्रोटम होता है, जो थैलीनुमा जो स्ट्रक्चर रहती है, इसके अंदर क्या होते हैं? जो आपके वर्सन होते हैं या आपके प्रेजेंट होते हैं। अपन मेल्स की बात कर रहे हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनता है। तो देखिए शुक्राणु बोले तो ये जो आपका स्पर्म है, स्पर्म किससे रिलीज होता है? मेल से। फिर जो ओवम है ये किससे रिलीज होता है? फीमेल से। जब ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपके हेप्लॉइड होते हैं। ये दोनों जब मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बनता है? 2n बनेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और यही जो प्रोसेस होती है कि एग का एंड जो स्पर्म का, इन दोनों का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इन दोनों के मिलने से जो चीज बनती है वो क्या कहलाता है? आपका जाइगोट कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। चलिए, मूत्र और शुक्राणु का सामान्य मार्ग कौन सा होता है? तो याद रखना, उसको यूरिथ्रा बोला जाता है, बोले तो मूत्र मार्ग बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, एक शुक्राशय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, एक शुक्राणु बोले तो जो एक सिंगल स्पर्म है, तो यह भी मैंने क्या बताया कि स्पर्म कैसा होता है? आपका हेप्लॉइड होता है, जबकि ओवम भी कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड बोले तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? इसमें भी 23 होगी, इसमें भी 23 होगी। जब दोनों मिलेंगे तभी तो क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। तो याद रखना, जो आपका स्पर्म होता है उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। जबकि अपन ओवम की बात करें तो ओवम में भी एक सिंगल ओवम में कितनी होती है? आपकी 23 होती है। जबकि जाइगोट में कितनी होती है? 46। चलिए आगे बात करते हैं, शुक्राणु के एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम कौन सा होता है? ये आपका क्या है? शुक्राणु है। इस शुक्राणु के ऊपर ऐसे केप लाइक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोले तो आपका यहां पर क्या भरा रहता है? यहां पर एक्रोसोम वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें एंजाइम भरा रहता है। इस एंजाइम को क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिडिनोइडेज क्या बोला जाता है? इस एंजाइम को बोला जाता है। जबकि आगे बात करें प्लेसेंटा को, मतलब जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा किस चीज को आपस में कनेक्ट करता है? तो याद रखना, जो मदर हो गई एंड जो मदर हो गई एंड जो फीटस हो गया, मतलब भ्रूण एंड मां, इन दोनों को क्या करता है? प्लेसेंटा कनेक्ट करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें तो प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोला जाता है? गर्भावस्था वाला हार्मोन किसे कहते हैं? तो याद रखना, प्रेगनेंसी हार्मोन किसको जाना जाता है? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका ही एक नाम और होता है जिसको क्या बोला जाता है? आपकी प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। शुक्राणु का ऊर्जा प्रदान करने वाला पार्ट कौन सा होता है? तो याद रखना, शुक्राणु को जो ऊर्जा, देखिए जब जिस टाइम पे अपन ने स्पर्म की कंप्लीट स्ट्रक्चर देखी थी, जिस टाइम पे कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर लगाया था, उसमें अपन ने बात की थी कि जो स्पर्म रहता है उसका जो मिडल वाला पार्ट होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है, उसमें क्या होती है? आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होती है? प्रेजेंट होती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी। सेल बायोलॉजी में भी मैंने बताया था कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है इसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोला जाता है। तो जो ये स्पर्म है, इस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? सीधी सी बात है, जो मिडल वाले पार्ट में माइट्रोकॉन्ड्रिया है, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करती है? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, जिससे क्या करता है कि वो जो ओवम होता है, उस ओवम को के पास में पहुंचने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे बात करें तो दूध उत्पादन के लिए बोले तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है, वो हार्मोन कौन सा होता है? आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा होता है। इन दोनों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन तो कौन सा हो जाता है? प्रोलैक्टिन हो जाता है। जबकि मिल्क इजेक्शन हार्मोन है जिसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीटोसिन बोला जाता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो मानव में औसत गर्भावस्था कितनी होती है? तो मानव के अंदर औसत गर्भावस्था की बात करें तो लगभग कितनी होती है? 9 महीने होती है। बोले तो 280 दिनों तक क्या होती है? गर्भावस्था होती है। बोले तो 9 महीने की गर्भावस्था। आगे बात करें तो भ्रूण के चारों ओर तरल जो पदार्थ होता है, वो पदार्थ कौन सा होता है? तो उस पदार्थ को एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इसको
बोला जाता है। आगे बात करें तो अंडोत्सर्ग के बाद बनी पीली संरचना क्या होती है? तो जो अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग के बाद में जो पीली संरचना होती है ओव्यूलेशन के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? कार्पस ल्यूटिशियम क्या बोला जाता है? उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है। आगे बात करें कि वृषण को शल्य चिकित्सा के द्वारा, मतलब टेस्टिस को आप सर्जिकल जो आपका रिमूवल है वो क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है कैस्टेलेशन बोला जाता है, बोले तो बध्यकरण इस प्रोसेस को बोला जाता है। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को एक बार सबके सब लोग हैं ये विजिट जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, बोले तो आपकी टेस्ट सीरीज होगी, और भी लैब असिस्टेंट की एग्जाम के लिए, आगे आने वाली एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको इस प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट है वो विजिट आप जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो पुरुषों के अंदर जो नसबंदी होती है उस नसबंदी को क्या बोला जाता है? तो पुरुषों के अंदर नसबंदी होती है उसको वासेक्टोमी बोला जाता है, जबकि फीमेल्स की बात करें महिलाओं की नसबंदी है उसको क्या बोला जाता है? ट्यूबिकोटोमी बोला जाता है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद रखना है। अब देखिए वासेक्टोमी मतलब जो वासा डिफरेंस होता है उसको क्या किया जाता है? यहां पर दोनों धागों से बांध दिया जाता है, तब तो इसको क्या बोलेंगे? वासेक्टोमी बोलेंगे, क्योंकि वासा को यहां से वासा से वासेक्टोमी याद रख सकते हैं। जबकि ट्यूब बोले तो फेलोपियन ट्यूब, यदि फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी बोला जाएगा। इन दोनों में इस तरह से आप कोरिलेट करके इनको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करें, ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहरी परत होती है उस बाहरी परत को क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट उसको बोला जाता है। आगे बात करें तो प्रसव के बाद में जो पहला दूध होता है उस पहले दूध को क्या बोला जाता है? तो याद रखना प्रसव के बाद में जिस टाइम पे बच्चे का जन्म हो जाता है उस टाइम पे मां का जो पहला दूध पिलाया जाता है बच्चे को, जो क्या होता है? एकदम गाढ़ा होता है, उसको क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है इसके अंदर एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है? IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो बच्चे के लिए क्या होती है? काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसीलिए बोला जाता है कि छोटे बच्चे को हमेशा मां का दूध ही पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मां के दूध में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी उसके अंदर देखने को मिलती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि भ्रूण का लिंग जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो याद रखना उसको एमनियोस्टेंसिस नाम से ये जो टेस्ट है ये टेस्ट किया जाता है, और ये टेस्ट प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट रूप से क्या होता है? आपका इलीगल है, पूरी तरह से क्या है? ये आपका वैध है, मतलब अवैध है, सॉरी। चलिए आगे बात करें तो शुक्राणुओं के लिए जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो शुक्राणुओं के लिए जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है याद रखना वो कौन सा होता है? आपका फ्रक्टोज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, फ्रक्टोज स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो फ्रक्टोज को जो ग्रंथि स्रावित करती है वो कौन सी होती है? शुक्राशय होती है। सेमिनल वेसिकल्स क्या होती है? वो आपकी होती है। जबकि बात करें गर्भाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो गर्भाशय का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? उसकी बॉडी होती है, बोले तो उसके कार्प्स होते हैं। चलिए आगे बात करें तो गर्भाशय के मुख को क्या कहा जाता है? तो जो गर्भाशय का मुख होता है उसको क्या बोला जाता है? सर्विक्स बोला जाता है, बोले तो गर्भाशय ग्रीवा उसको बोला जाता है। एक चीज याद रखना, पूछा जाता कई बार एग्जाम के अंदर तो पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखना कि जिस टाइम पे किसी भी महिला का रेप वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे जो आपका सीमन होता, मतलब जो स्पर्म होता है, जो सीमन होता है, उस सीमन का जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट में यह देखा जाता है कि उसमें फ्रक्टोज की मात्रा है या नहीं। उसी से पता चलता है कि किसी महिला का रेप हुआ है या नहीं हुआ। चलिए आगे बात करते हैं कि जो प्रसव पीड़ा होती है, बोले तो लेबर पेन होता है, उसको स्टार्ट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो याद रखना लेबर पेन को स्टार्ट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? आपका ऑक्सीटोनिन होता है। आगे बात करें प्रसव की वैज्ञानिक जो प्रक्रिया है उसको पास्चुरेशन के नाम से जाना जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। शुक्राणु बनने की जो प्रोसेस है, शुक्राणु बनने की जो प्रोसेस है उसको शुक्राणु जनन बोला जाता है, बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोला जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपका एग होता है, बोले तो जो ओवम होता है, ओवम बनने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को oogenesis बोला जाता है, बोले तो अंड जनन के नाम से इसको जाना जाता है। मासिक धर्म में कौन सी परत होती है? वो झड़ती है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है वो एंडोमेट्रियम परत क्या होती है? बाहर की साइड में निकल जाती है, जिससे क्या होता है? ब्लड निकलता है।
चलिए आगे बात करें, इनर सेल मास गिव राइज टू, मतलब इनर सेल मास से क्या विकसित होता है। तो जो इनर सेल मास होता है उससे क्या बनता है, आपका एम्ब्रियो बनता है। ये कैसे बनता है, ये जिस टाइम पे मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने अच्छे से ये चीज आपको एक्सप्लेन करते थे। आगे बात करें, पुरुषों में पाई जाने वाली सहायक ग्रंथि कौन सी होती है। तो पुरुषों में जो एसोसिएटेड ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, आपकी प्रोस्टेट कौन सी होती है, ग्लैंड होती है। जबकि मादा का जो उत्तेजक जो अंग होता है, इरेक्टाइल जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, वो आपका क्लिटोरिस होता है। कौन सा होता है, क्लिटोरिस होता है। आगे बात करें, HCG जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो कार्पस ल्यूटिशियम होता है उसको मेंटेन करने का काम किसका रहता है, जो HCG आपका हार्मोन रहता है इसका रहने वाला है। इसके अलावा जो HCG हार्मोन होता है ये किसके द्वारा स्त्रावित होता है पूछ लिया जाए तो याद रखना वो आपका जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, इस हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है, यहां तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। अब जो 51वें नंबर का क्वेश्चन है 41 वाला, इसको अपन देख लेते हैं। अब आगे बात करें तो जो आपकी 16 कोशिकाओं वाली जो ठोस गेंद बनी है उसको क्या बोला जाता है, उसकी आपका मोरुला बोला जाता है। उसके बाद में ब्लास्टुला आ जाती है, उसके बाद में गेस्टुला आ जाती है। पूरी जो स्टेज है इन स्टेज को भी आपको याद रखना है। क्लीवेज होते होते ये सारी की सारी चीजें बन जाती है, 16, 32, 64, इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। आगे बात करें कि भ्रूण की खोखली गेंद जैसी जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, वो कौन सी होती है, उसको ब्लास्टुला बोला जाता है। जबकि 3 जर्म लेयर बनती है, वो कौन सी स्टेज में बनती है भ्रूण की, जो गेस्टुला स्टेज होती है उनमें तीनों जर्म लेयर बनती है। कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड आपकी एंडोडर्म हो जाती है। तो सबसे बाहरी जनन परत कौन सी होती है, वो आपकी एक्टोडर्म हो जाती है। बीच वाली कौन सी हो जाती है, मेसोडर्म हो जाती है। लास्ट वाली कौन सी हो जाती है, आपकी एंडोडर्म हो जाती है। बोले तो सबसे बाहर जो प्रेजेंट थी वो तो आपकी कौन सी थी, एक्टोडर्म थी। जैसे मान लीजिए ये आपकी 3 लेयर है, ये क्या है, आपकी 3 लेयर है। ये जो पहले वाली है ये तो कौन सी है, एक्टोडर्म, क्योंकि ये सबसे बाहर है। फिर ये जो बीच में है ये आ जाती है मेसोडर्म। फिर ये जो सबसे अंदर की साइड में जो प्रेजेंट है, इनर साइड में, ये आपकी कौन सी आ जाती है, एंडोडर्म, आपकी आंतरिक जनन परत आ जाती है। फिर बात करें कि जो आपका जेस्ट्रेशन होता है, ये प्रोसेस क्या होती है। जेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ऐसी, मतलब जो प्रेगनेंसी की जो अवस्था होती है, पीरियड होता है, उसको क्या बोला जाता है, जेस्ट्रेशन बोला जाता है। आगे बात करें कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट में किस हार्मोन की जांच होती है, तो कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट है या नहीं है उसके लिए जिस चीज की जांच होती है, जिस हार्मोन की जांच होती है, उसको क्या बोला जाता है, HCG हार्मोन बोला जाता है। आगे बात करें कि योग सेक का मुख्य काम क्या होता है, तो योग सेक का मुख्य काम होता है शुरुआत के अंदर अर्ली क्या बनाना, ब्लड का फॉर्मेशन करना। ये क्या रहता है, योग सेक का मेन काम रहता है। एक ही युग्मनज से यदि 2 बच्चे जन्म हो जाते हैं तो उनको मोनोजाइगोटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोजाइगोटिक बोला जाता है इस कंडीशन को, जो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। आगे बात करें, 2 अलग अलग अंडों से बने जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डाइजाइगोटिक बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मोनोजाइगोटिक क्या होता है, डाइजाइगोटिक क्या होता है। मोनोजाइगोटिक एक ही एग से क्या हो जाता है, आपके दोनों बच्चों का निर्माण हो जाता है। मोनोजाइगोटिक एक से ही क्या मतलब 2 अलग अलग एग से निर्माण हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइजाइगोटिक बोला जाता है। चलिए फिर आ जाता है बैक्टीरिया से होने वाला जो मुख्य रोग होता है, STD, वो क्या होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उससे क्या हो जाता है, जो आपका गोनेरिया हो जाता है। चलिए वायरस से होने वाला जो STD होता है उसको क्या बोला जाता है, आपका एड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एड्स, या उसको हर्पिस बोला जाता है। IVF का फुल फॉर्म क्या होती है, तो IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो क्या हो जाती है, आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था, तो याद रखना दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था, लुई जॉय ब्राउन क्या थे, आपका दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब आपका बेबी था। जबकि आगे बात करें कि भारत का, इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, तो इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो आपकी कनुप्रिया अग्रवाल थी, या जिसका नाम क्या दिया गया था, दुर्गा उसका नाम
दिया गया था। आगे बात करें तो अंडे में प्रवेश करने वाला जो शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु का भाग कौन सा होता है? तो जो आपका हेड एंड जो मिडल पार्ट होता है, ये क्या करता है? अंडे के अंदर शुक्राणु वाला पार्ट क्या करता है? प्रवेश करता है अंडे के अंदर। फिर आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होता है? तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जो स्पर्म हो गए या जो एग हो गए, मेल की बात करें तो मेल का स्पर्म हो गया, फीमेल की बात करें तो फीमेल का एग या ओवम हो गया, उनको यदि प्रिजर्व किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। अब जो वृषण है, ये वृषण यदि वृषण कोष में ना उतर पाए, यदि कोई मेल है, उस मेल के अंदर यदि वो वृषण है, वो वृषण यदि उदर गुहा में ही रह जाए, उदर गुहा से बाहर ना निकल पाए, स्क्रोटम में ना आ पाए, इस प्रोसेस को क्रिप्टोकोडिज्म के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि FSH को रोकने वाला जो आपका हार्मोन होता है, ये हार्मोन कौन सा होता है? FSH को रोकने वाला, इसको इनहिबिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब ये हार्मोन रिलीज कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है। अब पिट्यूटरी के अंदर भी जो आपका एंटीरियर से होता है या पोस्टीरियर से होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है अंड जनन की, ये प्रोसेस आखिरकार कहां पर होती है? तो याद रखना, जो ओवेरी होती है, उस ओवेरी के अंदर oogenesis की प्रोसेस होती है। ठीक ऐसे ही जो आपके शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनका मेच्योरेशन कहां पे होता है? वो मेच्योर कहां पे होते हैं? तो याद रखना, शुक्राणु का मेच्योरेशन कहां होता है? जो इफिडिडाइमिस होता है, बोले तो जो अधिवृषण होता है, उसके अंदर मेल के शुक्राणुओं का क्या होता है? मेच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है। जबकि जो डक्ट सिस्टम होता है स्पर्म का, वो डक्ट सिस्टम बताइए तो वास डिफरेंस से कहां आती है? इफिडिडाइमिस, इफिडिडाइमिस से वास डिफरेंस तक। ये जो पाथवे है, इस पाथवे को आपको याद रखना है। ये पाथवे को समझाने के लिए मैंने आपको एक 7 अप के नाम से बताया था, पूरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो वीडियो आप देखोगे तब आपको और अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें कि वीर्य की क्षारीय प्रवृत्ति का काम क्या होता है? क्योंकि जो स्पर्म होता है मेल का, वो सीधी सी बात है कि हल्का सा क्या होता है? एल्केलाइन होता है नेचर के अंदर। वो रीजन क्या है कि ये क्यों होता है? तो ये किसके कारण होता है? जो प्रोस्टेट होती है, उस प्रोस्टेट के द्वारा क्या किया जाता है? जो मतलब उस प्रोस्टेट के द्वारा जो सिक्रेशन होता है, उस सिक्रेशन के कारण क्या होता है? जो एल्केलाइन नेचर के अंदर रह जाता है, जो आपका सीमेन होता है। फिर बात करें जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है, ये बार्थोलिन ग्रंथि किस में प्रेजेंट होती है? तो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ये जो फीमेल्स होती है, महिलाएं होती हैं, मादा होती है, उनके अंदर आपको देखने को मिलती है। आगे बात करें काउपर ग्लैंड की, या जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये किस में पाई जाती है? तो याद रखना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये जो मेल होता है, उस मेल के अंदर आपको ये ग्लैंड देखने को मिलती है। आगे बात करें पोलर बॉडी का निर्माण कब होता है? तो पोलर बॉडी याद रखना कि जो आपका oogenesis है, उस oogenesis में बनती है, ना कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो oogenesis के दौरान क्या होता है? जो आपकी पोलर बॉडी होती है, उस पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब जो प्राथमिक oocyte होता है, उस प्राथमिक oocyte से कितने अंडे बनते हैं? तो याद रखना, प्राइमरी oocyte से आपका एक ही एग का क्या होता है? यहां पर निर्माण होता है। जबकि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, उस स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? तो प्राइमरी स्पर्म कितने बनते हैं? आपके 4 क्या बनते हैं यहां पर? प्राथमिक स्पर्म मतलब जो आपका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, इससे 4 शुक्राणु बनते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जबकि यहां कितना बनता है? आपका एक बनता है। ये पूरी प्रोसेस जिस टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis अपन ने पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अगला आ जाता है कि निषेचन झिल्ली किससे रोकती है? तो जो निषेचन की जो झिल्ली होती है, बोले तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होती है, ये हमेशा पोलिस्पर्मी से रोकती है। पोलिस्पर्मी का मतलब हो गया कि एग ही एग होता है, ये एग को काफी सारे जो स्पर्म होते हैं, ये इसको पेनिट्रेट ना कर पाए। यदि इसको पेनिट्रेट कर देंगे तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? पोलिस्पर्मी कहलाती है। ये एक बार यदि एग, देखिए जिस टाइम पे मैंने आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बताई थी, उस टाइम पे समझा दिया था कि यदि एक बार कोई भी एक, मतलब मान लीजिए कि एक बार में हजारों स्पर्म होते हैं, ये मतलब मेल के द्वारा फीमेल की वेजाइना के द्वारा छोड़ दिया जाता है। ये जो स्पर्म होते हैं, ये जब फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जाते हैं, इम्पुला वाले पार्ट के अंदर, वहां पर यदि कोई भी एक स्पर्म हो गया जो रेस के अंदर सबसे पहले यदि इसके पास में पहुंच गया, तो उसके बाद में जितने भी स्पर्म रहेंगे वो सारे के सारे क्या कर दिया जाता है? उनको नकार दिया जाता है।
सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फिर डीएक्टिवेट उनको कर दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है। किसको रोकने के लिए, पॉलीस्पर्मी को। चलिए अगला आ जाता है कि अंडाशय का संयोजी उत्तक क्या होता है, तो वो क्या होता है, आपका स्ट्रोमा होता है। जबकि मादा का द्वितीयक लक्षणों के लिए मतलब जो सेकेंडरी जो मतलब फीमेल के अंदर जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट होते हैं, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। जबकि मेल की बात करें कि मेल के अंदर जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उनके लिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि भ्रूण में हृदय कब बनता है, तो याद रखना कि भ्रूण के अंदर जो हृदय होता है ये क्या होता है, 1 महीने के बाद में ही क्या बन जाता है। भ्रूण की हलचल कब शुरू होती है, तो भ्रूण के अंदर जो हलचल होती है ये लगभग 5वां जो महीना होता है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर भ्रूण के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। और प्रेगनेंसी का जो 1 महीना होता है उसके बाद में क्या होता है, आपके हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। जबकि अस्थानिक गर्भाशय कहां होती है, तो अस्थानिक जो गर्भाशय होता है वो कहां होता है, जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर होता है। रिलैक्सिन जो आपका हार्मोन रहता है, इस हार्मोन का काम क्या होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन होता है। ये नाम से पता चल रहा है रिलैक्स कर रहा है, कि जिस टाइम पे फीमेल को क्या होता है, लेबर पेन होता है, उस टाइम पे रिलैक्स करता है। जो पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं उन पेल्विक लिगामेंट्स को क्या कर देता है, ये रिलैक्स करने का काम करता है। जबकि जो पुरुष शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है पुरुष के अंदर, तो याद रखना वो आपका शुक्राणु होता है। ठीक ऐसे ही फीमेल्स के अंदर पूछ ली जाए सबसे छोटी कोशिका, तो क्या होता है, वो एग होता है, बोले तो अंडाणु होता है। आगे बात करें तो जो ओवुलेशन अंडोत्सर्ग की मतलब कब होता है, तो अंडोत्सर्ग याद रखना कि कब होता है, जब 14वां दिन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उस टाइम पे क्या होता है, अंडोत्सर्ग की प्रोसेस होती है। चलिए अगला आ जाता है कि वृषण में प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, कि टेस्टिस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल कौन सी होती है, तो याद रखना वो आपकी लीडिंग सेल होती है, जिसको इम्यूनो कॉम्प्लीमेंटेड आपकी कोशिकाओं के नाम से भी इसको जाना जाता है, लीडिंग सेल से बस आपको याद रखना है। आगे बात करें कैपिस्टेशन क्या होता है, तो शुक्राणुओं का सक्रिय होने की जो प्रोसेस होती है उसको कैपिसिटेशन बोला जाता है। आगे आ जाता है एंट्रम किस में पाया जाता है, तो जो आपका एंट्रम होता है ये एंट्रम जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं उन ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो एंट्रम होता है ये एंट्रम आपको देखने को मिलता है। जबकि जो प्यूबर्टी होती है उस प्यूबर्टी को ट्रिगर करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका GnRH हार्मोन होता है। अगला आ जाता है कि मादा में सहायक नलिका कौन सी होती है, तो मादा के अंदर जो सहायक नलिका होती है वो कौन सी होती है, ओविडक्ट्स होती है, जो कि क्या है, आपकी फेलोपियन ट्यूब है। चलिए लास्ट एंड फाइनल आपकी स्लाइड आ जाती है अंतिम चरण की, जिसमें अपन बात करें गर्भाशय का संकुचित होने वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट को क्या बोला जाता है, मायोमेट्रियम। मायो का मतलब क्या होता है, मसल्स से रिलेटेड हो जाता है। इस तरह से आप एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस किसमें होती है, आपके मसल्स में होती है, इसलिए आप इसको मायोमेट्रियम से याद रख सकते हैं। आगे बात करें कि जो युल्वा होता है ये युल्वा कहां देखने को मिलता है, तो युल्वा होता है ये कहां देखने को मिलता है, जो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटल होता है ना, बाहरी जननांग होता है, वहां पर आपको वुल्वा देखने को मिलता है। आगे बात करें बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का स्राव किस में मदद करता है, तो बल्बो यूरिथ्रल के द्वारा एक चिकना पदार्थ निकलता है जिससे क्या होता है, लुब्रिकेशन की प्रोसेस होती है, बोले तो स्नेहक के रूप में क्या करता है, ये काम करता है। जबकि हाइमन की बात करें कि हाइमन क्या होती है, तो हाइमन क्या होती है कि जो फीमेल की वेजाइना होती है उसको कवरिंग करने वाली क्या होती है, एकमात्र ऐसी झिल्ली होती है, जिसको क्या बोला जाता है, हाइमन बोला जाता है। आगे बात करें शुक्राणुओं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, उसको स्पर्मेटोजोआ बोला जाता है। तो ये अपन ने यहां पर कंप्लीट रूप से क्या देख लिया है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम था इसके जो मेन पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को देख लिया अपने इस वीडियो के अंदर। ये अपना रिवीजन बेस था, इसके अंदर जो जो चीज अपन ने पढ़ी थी उनको अपन ने शॉर्ट फॉर्म में यहां देख ली। यदि इसके अंदर और भी क्वेश्चंस बनते हैं तो अपन एक लेक्चर और लेके आएंगे, जिसके अंदर कंप्लीट अपन चीजों को, जो चीज छूट गई है उनको भी अपन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो प्ले स्टोर वाली जो एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसको भी
देख लीजिए। इसके अलावा जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर है वो वीडियो लेक्चर्स की भी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, उस प्लेलिस्ट को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर है तो वो आपको मिल जाएगी। ये अदर सोशल मीडियाज हैं, इनको भी एक बार आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।